हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी चीक टीलो को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए हम बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक कार से कहीं जा रही होती हैं और इस कार में गांव का मुखिया बैठा था। तभी मुखिया की नीयत डगमगाती है। वो पिछली सीट पर बैठी एक लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तब लड़की को यह बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में चीखती है, गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारी गाड़ी में एक पल भी नहीं रहना। मुखिया हड़बड़ाकर गाड़ी रोकता है। वो लड़की उस अंधेरी रात में गाड़ी से उतर जाती है और पैदल ही अपने घर की तरफ चल देती है। वो घर पहुंचती है, राहत की सांस लेती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तभी अचानक कमरे में एक अनजान साया दाखिल होता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, वो दरिंदा उस पर टूट पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। सुबह जब उस लड़की की सहेली उसे देखने उसके घर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने लड़की जमीन पर बेजान पड़ी है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस लाश के बालों को बड़ी खूबसूरती से संवारा गया था। उसमें ताजे चमेली के फूल लगाए गए थे और पास ही पड़ा था एक घुंघरू। यह देखकर उसकी सहेली की रूह कांप जाती है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन भागती है और इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाती है, साहब मेरी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज चलिए। लेकिन पुलिस तो उस लड़की की नहीं सुनती। उल्टा इंस्पेक्टर उसे डांटते हुए कहता है, ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, निकल जाओ यहाँ से। असल में ये दोनों लड़कियाँ नाचने वाली थीं, इसलिए समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं। तब बेचारी लड़की लाचार होकर रोते हुए वापस लौट जाती है। फिर कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम संध्या को देखते हैं। वो एक थिएटर में है जहाँ बेतहाशा भीड़ है। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे हैं और संध्या उस भीड़ के बीच दबती जा रही है। उसका दम घुट रहा है। तभी वो नींद से जागती है। यह सपना उसे अक्सर परेशान करता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे जकड़ना चाहती हो। अब तैयार होकर संध्या अपने ऑफिस के लिए निकलती है। वो एक बड़े और नामी न्यूज चैनल में बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करती है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी खास दोस्त और कलीग बॉबी से होती है। बॉबी, जो हमेशा खुश रहती है, संध्या को छेड़ते हुए कहती है, अरे संध्या, तुम कब से वो अपना पॉडकास्ट शुरू करने की रट लगाए बैठी हो। देखो, जब भी तुम वो पॉडकास्ट शुरू करोगी तो सबसे पहले मुझे बताना, मैं ही तुम्हारी पहली टीम मेंबर बनूंगी। जिस पर दोनों हंसते हैं और बॉबी अपने काम पर चली जाती है। लेकिन संध्या का मन इस नौकरी में नहीं लग रहा। फिर यहाँ उसे जो स्क्रिप्ट पढ़ने को दी जाती है वो उसे पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वो सच दिखाने के बजाय सिर्फ मसालेदार खबरें बेच रही है। वो तंग आकर अपने बॉस के कैबिन में जाती है और कहती है, सर मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर पा रही जिसके लिए मैंने ये प्रोफेशन चुना था। बॉस उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहता है, देखो संध्या, इमोशन से घर नहीं चलता। हमारा मकसद सिर्फ टीआरपी और पैसा है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो रास्ता खुला है। यह सुनकर संध्या को लगता है कि अब बहुत हो गया, यही सही वक्त है अपनी शर्तों पर जीने का। वो फैसला करती है कि वो जॉब छोड़ देगी और अपना खुद का इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट शुरू करेगी। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड अमर से मिलने जाती है, जो एक कॉफी शॉप चलाता है। वहाँ वो अमर को अपनी प्लानिंग बताती है और कहती है कि बॉबी भी उसके साथ काम करेगी। तब जाते जाते संध्या को याद आता है कि उसने अपने झुमके और नेकलेस बॉबी को पहनने के लिए दिए थे। तो वो बॉबी से कहती है, कल मैं अमर के घर जा रही हूँ फैमिली मीट के लिए, मुझे वो गहने चाहिए। बॉबी कहती है, हाँ ले लेना। अब अगले दिन संध्या अपने परिवार के साथ अमर के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अमर उससे उम्र में 2 साल छोटा है और दूसरी जाति का है, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राजी हैं। फिर रस्म के लिए निकलते वक्त संध्या को याद आता है कि उसे बॉबी से गहने लेने थे, लेकिन देर हो रही थी, इसलिए वो सोचती है, छोड़ो, वो अभी सो रही होगी, बाद में ले लूंगी। और वो लोग निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं अमर के घर पर हंसी खुशी का माहौल है। अमर की माँ संध्या से बात करती है। वो थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, जानती हो बेटा, शादी के बाद मेरी जिंदगी सिमट गई थी, मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। तब
संध्या उन्हें दिलासा देती है, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों सहेलियों की तरह रहेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी बॉबी के घर काम करने वाली नौकरानी रोते हुए वहाँ पहुँचती है। उसकी हालत देखकर संध्या के हाथ पाँव फूल जाते हैं। वो जल्दी से बॉबी के घर पहुँचती है। यहाँ जैसे ही वो बॉबी के कमरे में कदम रखती है, उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि सामने बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। कातिल ने उन्हें मारने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। कमरे में अजीबोगरीब औजार बिखरे पड़े थे जिनसे उन्हें टॉर्चर किया गया था। लेकिन संध्या की नजर एक चीज पर आकर रुकती है, जहां बॉबी की लाश के सर पर चमेली के फूल सजे थे और उसके बॉयफ्रेंड के मुंह को एक भारी पत्थर से कुचला गया था। फिर यहाँ पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। संध्या पुलिस को बताती है कि बॉबी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ एक गवाह मानकर घर भेज देती है। अब संध्या घर तो आ जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार वही सब चल रहा था। ऊपर से जब वो टीवी ऑन करती है तो देखती है कि वही न्यूज चैनल जहां वो काम करती थी बॉबी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तब संध्या वापस अपने बॉस के पास जाती है। बॉस को संध्या के जॉब छोड़ने से नुकसान हुआ था, इसलिए वो उसे ये जॉब ज्वाइन करने को कहते हैं, पर संध्या साफ मना करके आ जाती है। जिसके बाद वो अपने पॉडकास्ट चीक टिलो की शुरुआत करती है। फिर संध्या अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो चोरी छुपे बॉबी के घर में दोबारा जाती है। वहाँ के माहौल को महसूस करते हुए वो अपनी इमेजिनेशन में उस रात की घटना को रिक्रिएट करती है। उसे एहसास होता है कि कातिल जब अंदर आया तो उसने पहले दोनों को देखा, फिर बड़ी बेरहमी से उन पर हमला किया। उसने बॉबी के साथ दुष्कर्म करके उसे मार डाला, फिर बड़ी तसल्ली से उसके बालों में फूल सजाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो पुलिस की नजरों से छूट गई थी, वो संध्या पकड़ लेती है। संध्या ने बॉबी के साथ जो लास्ट फोटो ली थी, उसमें बॉबी ने एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी, पर वो चेन क्राइम सीन पर नहीं थी, तो जरूर खूनी ने ही चुराई होगी। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के टाइम बिल्डिंग के पीछे एक कीचड़ वाला फुटमार्क मिला था, तो पुलिस के पास अब 2 क्लू थे। जब संध्या बॉबी के मर्डर वाले डे उसके घर गई थी, तब वॉचमैन को कीचड़ वाले पैर धोते हुए देखा था, इसलिए अब संध्या का शक उस वॉचमैन पर था। जिसके बाद संध्या अपने पहले पॉडकास्ट में यही बात पूरी दुनिया के सामने रखती है। अब ये न्यूज ट्रेंड में थी तो यह पॉडकास्ट वायरल हो जाता है। पुलिस पर दबाव बनता है। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए दोबारा जांच का दिखावा करती है और उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले तक वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, जो अब गायब है। तब पुलिस उसे ट्रैक करती है और पकड़ लेती है। मजे की बात यह है कि उसके पास से बॉबी का एक नेकलेस मिल भी जाता है। पुलिस तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे कातिल बता देती है कि उसी ने वो खून किया और फिर गहना लेकर फरार हो गया, जिससे ये केस ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। संध्या भी अब शांत हो गई थी। तभी उसे उस गिरफ्तार किए गए सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी संध्या से मिलने आती है। वो रोते हुए संध्या से कहती है कि मेरे पति चोर हो सकते हैं, उन्होंने शायद लालच में आकर वो हार उठा लिया होगा, लेकिन वो कातिल नहीं है, वो किसी की जान नहीं ले सकते। आपने बिना पक्के सबूत के मेरे पति को फंसा दिया है। ये देखकर संध्या को भी लगने लगता है कि कहीं उसने जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्या असली कातिल अब भी बाहर है। जिसके बाद संध्या यही सब सोचने लगती है कि आखिर उसने क्या मिस कर दिया। तभी संध्या का फोन बजता है। वो फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है, तुमने जो किया बहुत अच्छा लगा, मेरे किए हुए काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया। बेचारा गार्ड फंस गया, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। क्यों संध्या, मेरी बात सुन रही हो ना। ये सुनकर तो संध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि यह आवाज उसी शैतान की है जिसने बॉबी को मारा है। असली कातिल अभी भी आजाद है और वो संध्या को देख रहा है। कातिल आगे हंसते हुए कहता है, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है और इसी अंधेरे में मैं एक और शिकार करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो। ये सुनते ही संध्या जल्दी से पुलिस स्टेशन भागती है। वो पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। पुलिस तुरंत उस कॉल को ट्रेस करती है तो वो लोकेशन एक घर की मिलती है। पुलिस पूरी फोर्स के साथ
वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई कातिल नहीं मिलता, बल्कि वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग जोड़ा रहता है। पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कोई अनजान आदमी वहाँ आया था। उसने पानी पीने के बहाने उनका फोन मांगा, कॉल किया और चला गया। यानी कातिल बेहद शातिर है। वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी है जो पुलिस और संध्या के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। इसके बाद से संध्या अब बुरी तरह डर चुकी है। उसे फिर वही थिएटर वाला सपना आता है। उसे लगता है कि उसे कुछ वक्त के लिए इस माहौल से दूर जाना चाहिए, तो वो अमर को साथ लेती है और शहर से दूर गोदावरी गांव के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जाने की एक और खास वजह भी है। असल में उसके पॉडकास्ट को सुनकर वहाँ की एक बुजुर्ग लेडी ने संध्या को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि शायद वो कातिल के बारे में कुछ जानती हैं। अब गोदावरी पहुंचकर जब संध्या उस बुजुर्ग लेडी के घर जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो लेडी बताती है कि सालों पहले जब वो जवान थी उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि वो लेडी अपने घर में अकेली थी। वही आदमी घर में दाखिल हुआ। वह उस लेडी को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। फिर जब वो उसे मारने ही वाला था तो वो अपनी जेब से चमेली के फूल निकालकर उसके बालों में लगाने के लिए निकालता है कि तभी पालने में सो रहा उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर कातिल डर गया कि कहीं कोई आ न जाए और वो उस लेडी को अधमरा छोड़कर भाग गया। अब लेडी रोते हुए बताती है, उस दिन अगर मेरा बच्चा नहीं रोता तो मैं जिंदा नहीं होती, लेकिन समाज ने मुझे ही दोषी माना। मेरे पति ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं यह बोझ लेकर जी रही हूँ। ये सब सुनकर संध्या को अब पूरा पैटर्न समझ आने लगता है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि यह एक सीरियल किलिंग है जो 90 के दशक से लेकर अब तक लगातार चल रही है। कातिल का एक फिक्स पैटर्न है। पहले वो दुष्कर्म करता है, फिर मर्डर करके चमेली का फूल लगाता है और वो पकड़ा न जाए इसलिए प्रोटेक्शन भी यूज करता है। फिर संध्या कुछ दिन इसी डिस्ट्रिक्ट में रहकर बाकी उन लेडीज तक पहुंचने का ट्राई करती है जिनके साथ 20 साल पहले सेम तरीके से दरिंदगी हुई थी। संध्या का बॉस लोकल पुलिस की हेल्प से संध्या को वो सभी पुराने केसेस के फाइल दिला देता है, जिसके बाद संध्या ललिता से मिलकर उसकी कहानी सुनने जाती है, पर ललिता बात ही नहीं करती। फिर ललिता के मामा ने संध्या को वो पूरी घटना बताई, पर ललिता कभी पुलिस के पास नहीं गई थी क्योंकि उस टाइम ललिता को तब चुप रहना ही सही लगा था, वरना ललिता की ही बदनामी होती। जिसके बाद संध्या अपने रूम में आकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। बचपन में संध्या अपने फादर के साथ फर्स्ट टाइम फिल्म देखने गई थी और वहाँ भीड़ ने संध्या को कई जगह हाथ लगाया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यह लोग कुछ कर नहीं पाए, पर संध्या उस फैन क्लब पर केस करना चाहती थी। तब संध्या की माँ ने उसे चुप करा दिया था, वरना संध्या की ही इसमें बेइज्जती होगी। तब से संध्या का वो फियर अंदर बना हुआ है। संध्या को उसी दिन के बैड ड्रीम्स आते हैं। यहाँ संध्या को समझ आता है कि शायद ललिता भी इसी रीजन से अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद भी चुप होकर बैठ गई थी। इसके बाद संध्या अपने पॉडकास्ट पर गोदावरी की सारी स्टोरीज शेयर करती है। संध्या ने ललिता की स्टोरी भी बताई कि 20 साल पहले ललिता अपने पति के साथ खुश थी और उस खूनी ने आकर ललिता के पति को उसी की आंखों के आगे मार दिया था। फिर उसके गले में गाय की घंटी बांधी और ललिता को गजरा लगाकर उसके साथ दरिंदगी की। संध्या पॉडकास्ट में सभी को अवेयर करती है कि शायद वही खूनी वापस आ गया है और बॉबी को भी उसी ने मारा है, जिसके बाद ये ट्रेंड तेजी से वायरल हो जाता है। अब पुलिस पर और ज्यादा प्रेशर बनने लगा था। वहीं इस पॉडकास्ट के बाद वॉचमैन को छोड़ दिया जाता है। फिर आज डीआईजी मीडिया में बोलता है कि बॉबी केस और उन 20 साल पुराने केसेस में कोई कनेक्शन नहीं है। संध्या बस फेमस होने के लिए अपनी साइड से कहानी बना रही है। ये सब सुनकर तो संध्या को लगता है कि अब उसे विक्टिम्स को सामने लाना ही होगा, तभी पुलिस पर उस सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर बनेगा। इसलिए संध्या ललिता और वाणी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को बोलती है। फिर संध्या के बॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करा दी थी, पर ललिता और वाणी में से कोई भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। पर
पर तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाची और रानी आ जाती हैं। ये वही लड़कियां हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और हमें पता चलता है कि तब किलर को लगा था कि लाची मर गई होगी, पर जब रानी लाची के घर आई थी, लाची को तब सांसें आ रही थीं। उस समय लाची का शक पॉलिटिशियन चीना पर था, पर इंस्पेक्टर राजमणि ने चीना से ज्यादा पैसे दिलाने का वादा करके लाची का मुंह बंद करा दिया था। राजमणि ने इनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी थी। फिर लाची और रानी ने वह डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ दिया था, वरना लाची की जान को उस खूनी से खतरा होता। अब ये सारी बातें बाहर आने के बाद डीआईजी राजमणि को सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी संध्या को वही खूनी एक लोकेशन सेंड करता है। उस लोकेशन पर खूनी ने एक और कपल को जान से मारा हुआ था, जहां लड़के के गले में घंटी और लड़की के बालों में गजरा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीआईजी के सस्पेंड होने के बाद इस केस को आनंदिता नाम की ऑफिसर को दे दिया गया था। आनंदिता क्राइम स्पॉट की जांच करती है, फिर पूरे केस की डिटेल्स चेक करती है, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। इसलिए आनंदिता संध्या से हाथ मिला लेती है और वो दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। संध्या अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करने वाला कोई पढ़ा लिखा खूनी है और हो सकता है कि वो कोई अफसर हो जिसका अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होता रहता हो। तभी किस्मत उनका साथ देती है। हाल ही में हुई एक विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया खुलासा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि मरने वाली लड़की के गले के अंदर बहुत गहराई में कातिल का एक बाल फंसा हुआ मिला है, यानी अब पुलिस के पास कातिल का डीएनए है। फिर यहाँ इन लोगों का शक गांव के मुखिया के बेटे चिन्नवर पर जाता है, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड खराब था। तब पुलिस और संध्या एक प्लान बनाते हैं। वो चिन्नवर के घर जाते हैं और बहाने से उसका टूथब्रश चुरा लेते हैं ताकि उसका डीएनए सैंपल ले सके। फिर लैब में टेस्ट होता है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो डीएनए मैच नहीं होता और इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। आखिर कौन है वो? अब ये सब होने के बाद पुलिस और संध्या हताश हो जाते हैं, लेकिन कातिल को इस खेल में मजा आ रहा है। वो पुलिस स्टेशन में एक पार्सल भेजता है। जब पार्सल खोला जाता है तो उसमें एक घुंघरू होता है और साथ में एक चिट्ठी में लिखा था, तुम लोग मुझे कायर समझते हो, मैं तुम्हारे बीच ही हूँ, तुम्हारे साथ सांस ले रहा हूँ। मैंने कहा था ना, एक और हत्या होगी। और हम देखते हैं कि शहर के दूसरे कोने में एक और लड़की की लाश मिली है, बिल्कुल वही पैटर्न। ये सब देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। जिसके बाद यहाँ संध्या और अमर की शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। संध्या अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाती है और घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन संध्या अभी भी इस केस को लेकर परेशान है। फिर संध्या के घर पर आज वो किलर एक बोतल फोड़ता है। किलर संध्या को आज डराने आया था, पर संध्या तो डरने की बजाय उस किलर को फॉलो करती है। फिर वो किलर को पीटकर पकड़ भी लेती है, पर वो अटैक करने वाला लड़का किलर था ही नहीं, वो तो वाणी का बेटा था। वही वाणी जो उस किलर की विक्टिम थी और जिसने संध्या को गोदावरी डिस्ट्रिक्ट बुलाकर सब बताया था। असल में जब से संध्या ने गोदावरी केसेस के बारे में बोलना शुरू किया है, तब से उन विक्टिम्स की लाइफ वहाँ के लोगों ने नर्क बना दी है। इस लड़के को भी नाजायज बच्चा बुलाया जाने लगा है। लड़का बोलता है कि संध्या की फ्रेंड बॉबी तो लकी थी जो उस दिन मारी गई, पर इसकी माँ तब बच गई थी और अब लोग उसको डेली तानों से मार रहे हैं। ये सब सुनकर तो संध्या टूट जाती है और इस केस पर आगे काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। संध्या को भी अब लगने लगा था कि उसे चुप ही रहना चाहिए था। उधर आनंदिता अब संध्या की ही एडवाइस को फॉलो करते हुए 20 साल पुराने सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डाटा मंगा लेती है। उनमें से किसका कब और कहां ट्रांसफर हुआ, तो उसने उन हजारों लोगों के डाटा में से सीरियल किलर को ढूंढना शुरू कर दिया है। इधर संध्या और अमर की शादी हो गई। दोनों फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी अमर को पता चला कि उसकी माँ की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई है। जिसके बाद
अमर और उसके पापा राव का रो रो कर बुरा हाल था। पर संध्या को इसमें भी शक हो रहा था कि कहीं इसमें उस सीरियल किलर का हाथ तो नहीं। तब संध्या माँ का पोस्टमार्टम कराने को बोलती है, पर अमर मना कर देता है और ये लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर इंस्पेक्टर को एक और पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वहाँ भी कुछ साल पहले सेम ऐसे ही पैटर्न में दुष्कर्म और मर्डर हुए थे, जिसमें गजरा और घुंघरू को यूज किया गया हो। इसलिए ये इंस्पेक्टर इस केस की फाइल भी यहाँ भेज देता है। अब यहाँ संध्या उदास बैठी है, तभी उसे अपनी सास की कही एक बात याद आती है। एक दिन बातों बातों में सास ने उसे एक पुरानी गुड़िया दिखाई थी और कहा था, संध्या जब मेरा कोई नहीं था तो यही गुड़िया मेरी सहेली थी। तब संध्या को एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो उस गुड़िया को ढूंढती है। संध्या उसे उठाती है, उसे वो थोड़ी भारी लगती है। वो देखती है कि गुड़िया के पीछे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट है। जैसे ही संध्या उसे खोलती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गुड़िया के अंदर गहने छिपे थे, लेकिन ये कोई साधारण गहने नहीं थे। यह वही सोने का हार और झुमके थे जो बॉबी के घर से गायब हुए थे, जिन्हें संध्या ने बॉबी को दिया था। ये देखकर तो संध्या हैरान थी। इसका मतलब कातिल कोई बाहरी नहीं है, कातिल इसी घर में है, जो कि उसके ससुर राव हैं। उसके अपने ससुर ही वो साइको सीरियल किलर हैं। सास को शायद शक हो गया था या उन्होंने कुछ देख लिया था, इसीलिए उन्होंने वो गहने सबूत के तौर पर उस गुड़िया में छिपा दिए थे और इसीलिए ससुर ने उन्हें छत से धक्का दे दिया। उसी वक्त संध्या के फोन की घंटी बजती है। त्रिची से एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो बताते हैं, मैडम हमने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। एक सरकारी अफसर जो सालों पहले त्रिची में पोस्टेड था, उसके रहने के दौरान वहाँ हूबहू ऐसी ही हत्याएं हुई थी और वो अफसर कोई और नहीं राव है। वहीं आनंदिता को भी राव का नाम मिल गया है कि उसने ही खून किए हैं, इसलिए वो उसे पकड़ने चल देती है। वहीं संध्या की बातें राव ने सुन ली, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ जबरदस्त लड़ाई होती है और राव संध्या को मार पाता इससे पहले वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है, पर राव कुछ नहीं बोलता। तब संध्या उसे उसके बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाती है तो वो टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था मेरी माँ नहीं थी, मुझे मेरी चाची ने पाला। वो बहुत सुंदर थी। वो हमेशा पायल पहनती थी और अपने बालों में हमेशा चमेली के फूल लगाती थी। मैं उससे देवी मानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो देवी एक डायन बन गई। उसने मेरे साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। मैं बच्चा था, समझ नहीं पाया। मैं फिर भी उसे अच्छा मानता रहा। एक दिन चाची के पति ने उसे मेरे साथ गलत करते हुए देख लिया। खुद को बचाने के लिए चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। ये लड़का ही गंदा है, यही मेरे पीछे पड़ा है। उस दिन मेरा मासूम दिल नफरत से भर गया। मैंने पास पड़ी गाय बांधने वाली लोहे की जंजीर उठाई और अपने चाचा को मार डाला और फिर मैंने अपनी चाची का वही हाल किया जो मैं आज उन लड़कियों का करता हूँ। तब से लेकर आज तक जब भी मैं किसी औरत को चमेली का फूल लगाए देखता हूँ या घुंघरू की आवाज सुनता हूँ, मुझे अपनी चाची याद आती है। मेरे अंदर का वो शैतान जाग जाता है। मुझे भूलने की बीमारी भी है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन वो नफरत मैं कभी नहीं भूला। मैंने बॉबी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे अपने नए खरीदे हुए घुंघरू दिखाए थे। वो आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मेरी पत्नी को शक हो गया था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। संध्या उससे पूछती है, इतना सब करने के बाद क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं है? वो मुस्कुरा कर कहता है, पछतावा कैसा, मैं तो सब भूल जाता हूँ। जिसके बाद अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। वहीं इस केस का अपडेट संध्या अपने पॉडकास्ट पर दे देती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।